तो बच्चों हमने देखा था लास्ट टाइम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में राइट फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, बेसिकली जो हमारे पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने बात की थी. देन वी स्पोक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर हमने किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला, दैट पार्ट वी हैड डिस्कस इन डिटेल. उसके बाद वी हैड कम टू द आइडिया ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर में जब हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ग्लोमेरुलस, उसमें एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट अंदर जाने वाला, इफरेंट मतलब बाहर आने वाला, और ये थिकनेस जो है एफरेंट की इफरेंट से ज़्यादा होती है, ये भी बताया था, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है. और उसके बाद हमने देखा था कि उस प्रेशर की वजह से यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, एंड सेकंड स्टेप वाज रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड वाज सिक्रीशन. द फर्स्ट वन जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी, दैट वाज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. जो 5 to 6 लीटर्स आपके बॉडी में ब्लड होता है वो फिल्टर होकर 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट फिल्टर होता है. टोटल 180 लीटर्स पर डे, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, याद करना. 180 लीटर्स पर डे आपका ये रहा, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 180 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट फॉर्म होता है. ऑब्वियसली 180 लीटर्स फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, बट यूरिन तो उतना फॉर्म नहीं होता, 99% से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. एंड वट एवर इज लिटिल बिट अमाउंट इज लेफ्ट, दैट इज अगेन पम्प्ड बैक इन टू द यूरिनरी ट्यूब्यूल और रादर द रीनल ट्यूब्यूल्स, एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो ये 3 स्टेप्स को हमने देखा था, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन. ये 3 स्टेप्स से टोटल मिलाकर साथ में जो यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. उसमें एक जो लास्ट पार्ट हमारा कवर करने का बाकी था, वहां से आज हम कंटिन्यू करेंगे कि ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो ट्यूबुलर सेल्स है वो क्या है. देखो जो रीनल ट्यूब्यूल हमारी थी, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर था रीनल ट्यूब्यूल का, उसके जो सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल्स जो हैं, दे विल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया. 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. कौन से H+, K+ एंड ammonia. H+ is proton, K+ is potassium ions, and ammonia is NH3. We know this, right? तो ये जो है, इन 3 चीजों को the tubular cells will secrete them back into the filtrate, right? And this tubular secretion becomes an important part in urine formation. Why? Because it helps to maintain the ionic and acid-base balance of the body fluids. When you say acid-base balance, can I simply say that it is maintaining the pH? Yes or no? Acid-base balance को आप किस तरह से जज करते हो? आप pH के बेसिस पे जज करते हो. Yes or no? Right? अगर एसिडिक है तो pH लो होगा, बेसिक है तो pH हाई होगा, बट हमें आइडियल pH चाहिए. आइडियल pH. अब ये ध्यान से देखना बच्चों, ये कई बार आपको पूछा जाता है क्वेश्चन. आइडियल pH हमारे लिए, अगर हम जनरली देखें हमारे ब्लड का नॉर्मल pH, तो वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है. कैसा होता है? बहुत ही थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, थोड़ा सा बेसिक, दैट इज 7.4. पर अगर जैसे 7 तो न्यूट्रल हो गया, 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन हो गया. बट यूरिन का अगर हम देखें तो स्लाइटली कैसा चाहिए हमको, ये सबको मालूम है ना, यूरिन कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है. अराउंड 6.5 के रेंज में अप्रोक्सीमेटली होता है, मतलब 7 से थोड़ा सा कम. ब्लड कैसा है? 7 से थोड़ा सा ज्यादा. और यूरिन कैसा होता है? 7 से थोड़ा सा कम होता है. ठीक है बच्चों? तो ये जो पीएच है मेंटेन करने का काम किसका है एक्चुअली? किस स्टेप से होता है ये ज्यादा? ये ट्यूबुलर सिक्रीशन से ज्यादा प्रॉपर इसका मेंटेनेंस होता है. वाई? बिकॉज H+, K+, ये जो है ना, अमोनिया बेसिक है, H+ ऑब्वियसली एसिडिक के हिसाब से आता है, प्रोटॉन जो है, तो ये जो है ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, राइट? अभी स्पेसिफिक जो एरियाज हैं ट्यूब्यूल के, हमने ट्यूब्यूल के बहुत स्पेसिफिक एरियाज देखे हुए थे लास्ट टाइम. PCT, DCT, हेनलेस लूप, ये 3 मेजर एरियाज हमने देखे थे. हेनलेस लूप में हमने हेयर पिन बेंड भी देखा था. क्या देखा था? ये रहा, यहाँ देखो हमने ड्रॉ किया था ये हेनलेस लूप, और ये हेयर पिन बेंड, ये उसका डिसेंडिंग आर्म और डिसेंडिंग लिम्ब, और ये ऊपर जाने वाला असेंडिंग लिम्ब. जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर जा रहा है असेंडिंग लिम्ब, और बीच में जो यू शेप है वो क्या है? हेयर पिन बेंड है. तो इनके स्पेसिफिक अब फंक्शन, हर एक एरिया का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है वो देखते हैं. काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको डायरेक्ट अगेन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार.
पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो कैसी है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ना बच्चों आप लोगों को ये पता है क्यूबॉइडल मतलब जो एपिथेलियल सेल्स हैं आपके, अच्छा सॉरी ये सर्कल बन गया, हाँ, जो एपिथेलियल सेल्स हैं आपके, जो लाइनिंग के सेल्स हैं, अगर समझो ये ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये पूरा पाइप है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मैं आपको सेक्शन ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो अंदर जो है जो सेल्स लगाए हुए हैं वो कैसे हैं? वो क्यूबॉइडल शेप के हैं। ये अगर ऐसे लंबे होते तो आप इसको क्या बोलते हैं? कॉलमनार। लंबे होते तो क्या होते? कॉलम जैसे होते। और ऐसे फ्लैट एंड है तो उसको आप क्या बोलते हो? क्यूबॉइडल बोलते हो। क्या बोलते हो? क्यूबॉइडल। ऑब्वियसली उनके पास न्यूक्लियस होगा और साथ ही साथ एक देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उनके पास क्या है? ब्रश बॉर्डर। नाउ यू नो दिस, ब्रश बॉर्डर क्या होते हैं? बेसिकली जो सेल के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन लगे होते हैं, दो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दैट क्रिएट द ब्रश लाइक अपीयरेंस। कंघी जैसा या ब्रश जैसा अपीयरेंस होता है सेल्स का। इससे फायदा क्या होगा सोच सकते हो? ऑब्वियसली इससे फायदा होगा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। कभी भी ये याद रखना, जहां पे भी आप देखो कि फोल्ड्स या हेयर लाइक प्रोजेक्शन है तो उसका एक और एकमात्र काम क्या है? क्या एकमात्र काम है उसका? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ऑलवेज, कभी भी। तो आप लोग डाइजेशन चैप्टर में पढ़ते हो कि इंटेस्टाइन में फोल्ड्स है ना? तो वहां पे भी क्या काम है फोल्ड्स का? सर सरफेस एरिया बढ़ाना है। अगर आप सेल स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, सीलिया, फ्लैजेला, ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, एवरीथिंग, हाँ ऑब्वियसली सीलिया और फ्लैजेला तो लोकोमोशन के लिए है ऑब्वियसली, बट उनके जो सराउंडिंग जितना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे कोई भी प्रोजेक्शंस, कोई भी फोल्ड्स, या इवन हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी देखते हैं अंदर सेल की फोल्डिंग है, सेल के मेम्ब्रेन की, हर जगह पे फोल्ड्स का एक ही काम है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीसीटी में हो क्या रहा है। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय पीसीटी। तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रीअब्सॉर्प्शन का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों? पीसीटी प्ले कर रहा है। जो पहला पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, वो ही सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। क्यों? ऑलमोस्ट 80% अकेला वो पहले रीअब्सॉर्ब करता है। किसको? इलेक्ट्रोलाइट्स को और पानी को। तो पानी का मेजर रीअब्सॉर्प्शन किस में हो रहा है? आपको कोई पूछेगा पानी का मेजर रीअब्सॉर्प्शन कहां हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? सर पीसीटी में हो रहा है ऑब्वियसली। और यही पीसीटी सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया एंड पोटेशियम, अभी 2 मिनट पहले किया था। देखो हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया का क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है, ट्यूबुलर सेल्स कर रहे हैं। अब आपको स्पेसिफाई कर दिया मैंने, ट्यूबुलर सेल्स कौन से वाले? पीसीटी के ट्यूबुलर सेल्स ज्यादा सिक्रीशन करते हैं। किसका? हाइड्रोजन का, अमोनिया का और पोटेशियम का। क्लियर है ना? तो इसीलिए पीएच और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयंस को अब्सॉर्ब करते हैं। अगर वो पंप कर रहा है हाइड्रोजन को अंदर भेज रहा है, H+ को अंदर भेज रहा है, पोटेशियम को अंदर भेज रहा है, तो उसमें से क्या रीअब्सॉर्ब कर रहा है? बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, HCO3-। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर देखो कि बाइकार्बोनेट वो रीअब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज हेनलेस लूप पे। तो प्रॉक्सिमल पीसीटी, पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, अब नीचे आ रहे हैं हेनलेस लूप पे। हेनलेस लूप क्या करता है? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना। हेनलेस लूप में असेंडिंग लिम्ब में रीअब्सॉर्प्शन कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब मतलब ऊपर जाने वाला है ना, और डिसेंडिंग लिम्ब में रीअब्सॉर्प्शन वाटर का ज्यादा होता है। अब इसका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, जरा समझाता हूं, ध्यान से सुनना। हेनलेस लूप में ये पार्ट नीचे आ रहा है, ये ट्यूब नीचे आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन? डिसेंडिंग लिम्ब। फिर बीच में यहां पे हेयरपिन बेंड आता है यू शेप का, और फिर यहां पर आता है असेंडिंग। बरोबर है? पहली बात तो ये
कि जो ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग, जो नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग, ये तो ठीक है। और थिकनेस भी दोनों में फर्क है, आप देखोगे तो ये देखो थिकनेस इसकी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, ये भी दिख रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज टू नोट, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, डिसेंडिंग वाला परमिएबल टू वाटर बट नॉट टू इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब इसमें से पानी आएगा जाएगा बट इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आ गए आपके सारे आयॉन्स वगैरह, पोटेशियम आयॉन, सोडियम आयॉन वगैरह वगैरह, वो सब आ गए। ठीक है, तो वाटर को अलाउ करेगा डिसेंडिंग लिम्ब, क्या करेगा बच्चों, वाटर को आना जाना अलाउड करेगा पर इलेक्ट्रोलाइट को नहीं करेगा। और असेंडिंग इज एग्जैक्टली उल्टा, इलेक्ट्रोलाइट को अलाउ करेगा पर वाटर को अलाउ नहीं करेगा। बात समझ में आ रही मैंने क्या बोला? जब फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जब वो हेयरपिन बेंड से पास होकर ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल हो गया। अभी इस तरह से देखना है। तो अभी यही सेम स्टेटमेंट देखो आपकी बुक में किस तरह से दी हुई है एनसीईआरटी में। वो बोलता है डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। नीचे वाली जो है वाटर को अलाउ करती है पर इलेक्ट्रोलाइट्स को अलाउ नहीं करती है लिम्ब। और उल्टा असेंडिंग लिम्ब में उल्टा होगा, इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज इलेक्ट्रोलाइट्स। आप बोलोगे सही है, तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो पानी को अलाउ ही नहीं कर रहा है। चेक करो, ये रहा। तो यहां पर क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट व्हेन इट पासेस अपवर्ड्स इट गेट्स डाइल्यूटेड मोर एंड मोर ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द मेड्यूलरी फ्लूइड। मतलब कि यहां देखना, जब वो नीचे आ रहा है तो उसमें से पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनता जा रहा है। और जब वो ऊपर जा रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं, तो वो थोड़ा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। अब सवाल ये आता है बच्चों के दिमाग में कि सर हमको तो यूरिन को जितना हो सके कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, पानी जितना हो सके रीअब्सॉर्ब करना है। ये लॉजिक है ना हमारे शरीर का, तो कि पानी को कंजर्व करो, करेक्ट है। जितना पानी बचा सकते हो, जितना पानी रीअब्सॉर्ब कर सकते हो, करना चाहिए, अग्रीड। तो हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पानी रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, हैंडलेस लूप के नीचे जाते वक्त वापस पानी रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, आगे जाके डीसीटी में फिर से पानी रीअब्सॉर्ब करेंगे। सिर्फ एक ही जगह पूरे रीनल ट्यूब्यूल में ऐसी है जहां पर पानी का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और वो है ये कौन सी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये इम्परमिएबल टू वाटर है, यहां पे पानी का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, सिर्फ इस एरिया में, सिर्फ असेंडिंग लिम्ब में। तो अब यहां पर क्या इलाज है, पानी का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइट को अलाउ करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करने लगेगा ताकि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम हो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम हो। और अगर उसके बाद भी उसको लगा कि पानी और रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत है, तो आगे जाके डीसीटी में से वो रीअब्सॉर्ब कर लेगा। मतलब शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी है पानी की, उसके ऊपर वो डिसाइड करेगा कि डीसीटी में से करना है कि नहीं करना है। बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज इसमें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है वो, पीसीटी वाटर रीअब्सॉर्ब कर रहा है, हेनलेस लूप में डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, असेंडिंग लिम्ब वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आते हैं डीसीटी पे। तो डीसीटी में अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा कि नहीं? ये है ऑप्शनल। कैसा है? ऑप्शनल है।
अब ऑप्शनल का मतलब क्या, कि भाई अगर उस टाइम पे जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी का सीजन है तो तुमको वैसे भी पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पानी कंजर्व करने की, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है तो शरीर को लगता है भाई पानी बचाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, करेक्ट। या फिर आप पानी कम पी रहे हो तो शरीर को लगता है यार वैसे भी कम पानी पी रहा है ये, तो बचाना चाहिए, राइट। या फिर आप हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हो तो उस टाइम पे ऑप्शनल है, मतलब जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट डीसीटी उतना ही रीअब्जॉर्ब करेगा। अगर आप ढेर सारा पानी पी रहे हो, ठंडी का सीजन है, तो डीसीटी बोलेगा ठीक है भाई आगे बढ़ाओ, यूरिन को जाने दो, निकलने दो, हमको ज़्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शनल है। और पीसीटी में क्या है, यहां पर ये रहा पीसीटी और हेनलेस लूप, यहां पर तो फिक्स होगा ही होगा रीअब्जॉर्प्शन, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है ना उसके पास। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी। और इसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव। क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव मतलब उसको फैसिलिटी मिली, उसको जरूरत पड़ी तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन ऑब्लिगेटरी वाला करना ही पड़ेगा, करना ही है। फैकल्टेटिव वाला ऑप्शनल है। अब असेंडिंग में तो वैसे भी इम्परमेबल, जब हो ही नहीं रहा है तो उसको नाम क्या देंगे? जब रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है तो उसको नाम क्या देना? तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये दो शब्द आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये कई बार आपको पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया हमारा हेनलेस लूप का फंडा। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी पे। तो कंडीशनल, फैकल्टेटिव के लिए एक और शब्द उन्होंने क्या बनाया? कंडीशनल। कंडीशन मतलब पर्टिकुलर कंडीशन में ही होगा, हर बार होगा क्या? नहीं, कोई कोई कंडीशन में ही होगा। कौन सी कंडीशन में? मैंने आपको बहुत सारी कंडीशन बता दी कि अगर पानी कंजर्व करना है, गर्मी है, पानी कम पी रहे हो, ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत सारा कुछ है। If you're sweating too much, if you're losing water, if you're dehydrated, if you have diarrhea, if you have loose motion, if you're vomiting, in lot of conditions your body realizes that okay, we need to conserve the fluid inside the body. ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं। तो जब वो कंडीशन होगी तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्या एक्टिवेट होगा? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो डीसीटी में पानी, अच्छा पानी जब जाएगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, वो साथ में क्या लेके जाएगा? Na+ को लेके जाएगा, क्योंकि आयंस का भी ट्रांसपोर्ट उसके साथ में होगा। डीसीटी इज केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट ऑल्सो एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम ऑल्सो टू मेंटेन द पीएच बैलेंस। अच्छा, ये मेन काम तो पीसीटी का था। हाइड्रोजन पोटेशियम और NH3 ये बार बार आएगा। हाइड्रोजन पोटेशियम NH3 ये तीन क्या करता है? पीएच। और ये तीसरी बार आया, देखो 2 पैराग्राफ में तीसरी बार आ गया ये। ठीक है, तो H+, K+ और NH3 ये जो है ये मेंटेन करेगा एसिड बेस बैलेंस या सोडियम पोटेशियम बैलेंस की बात करें तो उसको मेंटेन करेगा। और डीसीटी का उसमें रोल क्या है कि वो कंडीशनली रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अच्छा, व्हेन यू से फैकल्टेटिव और कंडीशनल, देयर इज अ स्पेसिफिक हार्मोन। इसके बारे में वैसे हम लोग डिटेल में बात करेंगे हार्मोनल वाले चैप्टर में, बट नाम तो पता होना चाहिए। देयर इज अ हार्मोन नोन एज ADH। क्या नाम है हार्मोन का? ADH। डीसीटी में से पानी रीअब्जॉर्ब होना अगर आपको करना है तो वो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए एक हार्मोन लगेगा आपको जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है उसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब क्या फंडा है देखते हैं इसका। अब फंडा क्या है? लेट्स से आप अपनी अगर ह्यूमन बॉडी की अगर आप कंडीशन देख रहे हो और लेट्स से आप बोलते हो कि ओके, देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ ह्यूमन बीइंग और देयर इज अ पर्सन हु हैज वेरी लो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन हिज और हर बॉडी फॉर वट एवर रीजन। हो सकता है उसको, लेट्स से उसको स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, लूज मोशन हुआ, बहुत सारा पानी निकल गया शरीर में से, या उसका ब्लड लॉस हुआ था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारा पानी निकल गया शरीर में से, तो अब पानी कंजर्व करना है।
तो वो क्या करेगा, पानी कंजर्व कैसे करेगा, उसके बॉडी का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ये हार्मोन सिक्रीट करेगा। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो हार्मोन जाके आपकी किडनी को सिग्नल देगा कि भाई पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, रीअब्जॉर्ब करो। तो आपकी किडनी का जो DCT है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने लगेगा। जैसे आपके साथ ऐसा होता है कि सब जो ऐसा आप अनाउंसमेंट आ जाती है म्यूनसिपालिटी की तरफ से कि आज पानी नहीं आने वाला, तो पहले से अनाउंसमेंट आ गई, आपको सिग्नल मिल गया, तो आप पानी जमा करके भर के रख देते हो ना। वैसे ही ये जो हार्मोन है ये आपके किडनी को सिग्नल देता है जाके कि भाई पानी की कमी है, बचा के रख। अगर ये सिग्नल नहीं देगा तो DCT रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। सो इन शॉर्ट, द मोर वाटर यू ड्रिंक, जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना DCT बोलेगा कि हाँ बहुत पानी है अपने शरीर में, कोई बात नहीं, जाने दो, रीअब्जॉर्ब नहीं करने का है। जिसके घर में 24 घंटे पानी आता है उसको पानी की वैल्यू नहीं है, वैसा ही लॉजिक है ना, वो वेस्ट करता है। और अपन जो नॉर्मल जो शहर में रहते हैं अपने इधर कैसा, भाई पूरे दिन में 2-3 घंटे अगर पानी आ रहा है तो अपने को उसकी वैल्यू है कि अच्छा बचा के रख लो, सेव करके रखो, वेस्ट मत करो। तो बॉडी का भी वही फंड है, अगर आप सोचो बहुत लॉजिकल मैकेनिज्म है ना। चलो, अब ये जो सारा कुछ मैंने बोला ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे बहुत प्यारी तरीके से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, सब कुछ ट्यूब से बाहर निकल रहा है। ये रीअब्जॉर्प्शन को डायग्रामेटिकली दिखाया उन्होंने। ओके, तो देखो आप बाइकार्बोनेट, सोडियम, क्लोरीन, H2O, K+, all these things are removed from the tubule। ये ट्यूब्यूल के बाहर जा रही है, ट्यूब्यूल के बाहर। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पर जरा एरो के फंडे को समझ लेना, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, आपने नहीं करना है। एरो के फंडे को समझ लेना जरा। ये जो भी एरो बाहर जा रहे हैं ना, ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो एरो बाहर जा रहे हैं वो क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। मतलब ट्यूब्यूल में से ये वापस कहाँ जा रहा है, ये वापस टिश्यूज की तरफ जा रहा है, वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है, शरीर के पास वापस जा रहा है। तो शरीर क्या करेगा, पानी पूरा रीअब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट पूरा रीअब्जॉर्ब करेगा, सारी चीजें रीअब्जॉर्ब करके रखेगा। आप बोलोगे ठीक है। और जो ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, देखो ये एरो का हेड को ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना बच्चों। जो ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है वो क्या है, वो है सिक्रीशन। क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। मतलब कि वो बाहर से ट्यूब के अंदर डाला जा रहा है, तो वो चाहिए कि हमको चाहिए कि वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए। समझे? सेम वे अब डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा हूं मैं, नीचे आ जाओ। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया वो सिक्रीशन वाले, जो येलो से मार्क किया वो रीअब्जॉर्प्शन वाले। सिंपल हो गया। अच्छा, डिसेंडिंग लिम्ब की अगर मैं बात करूं तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। देखो वापस ट्यूब्यूल से बाहर जा रहा है, दिख रहा है वाटर क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ट्यूब्यूल से बाहर जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, और पतला भी है, देखो ट्यूब्यूल पतला है, फिर हेयरपिन बेंड आया, फिर वापस ऊपर, फिर वापस यहां पर जब हम लोग असेंडिंग लिम्ब में आए, असेंडिंग लिम्ब में तो NaCl क्या है, NaCl बाहर जा रहा है, पर वाटर के लिए इम्परमिएबल है। याद करो, अभी बोला था मैंने, वाटर के लिए कैसा है, इम्परमिएबल है ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग DCT में। अब DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, पहले प्रॉक्सिमल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल। अभी डिस्टल में वापस देखना, NaCl फिर रीअब्जॉर्ब, H2O फिर रीअब्जॉर्ब, HCO3 फिर से रीअब्जॉर्ब। पर यहां पर ये H2O और ये H2O में फर्क क्या है, ये बताया था मैंने। ये H2O आपका ऑब्लिगेटरी यानी फिक्स्ड है, कंपल्सरी है, बट ये वाला फैकल्टेटिव है यानी कि कंडीशनल है। यहां पर हो सकता है H2O हो, यहां पर हो सकता है नहीं भी हो, चलेगा, ऑप्शनल है। बट प्रॉक्सिमल में क्या होगा, कंपल्सरी, फिर डिस्टल में क्या होगा, ऑप्शनल। समझे? अच्छा,
रीअब्जॉर्प्शन होना ही होना है। ये क्लियर है सबको? और साथ ही साथ यहां पर भी पोटेशियम और हाइड्रोजन अगर आप देखो तो वापस से क्या हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 बार आ गया, मैंने बता दिया ऑलरेडी। पोटेशियम, हाइड्रोजन और NH3 ये 3 ऐसी चीजें हैं जो सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रही है, यानी ये ट्यूब की तरफ वापस जा रहे हैं। आई होप ये क्लियर है सबको। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब वहां डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाहर निकल के जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, यूरिन कहाँ आ गया अभी, कलेक्टिंग डक्ट, अब बस बाहर जाने की तैयारी है, वहां पर भी फिर से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। बट कब पॉसिबल है? जब शरीर को जरूरत पड़ेगी तब। इफ द बॉडी फील्स कि नहीं यार जाते जाते थोड़ा और पानी ले लेते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है, अभी फिलहाल कमी है पानी की, तो फिर इट विल रीअब्सॉर्ब, अदरवाइज इट विल लेट इट गो, निकल जाएगा। ठीक है। और एक और लास्ट चीज, यूरिया जो मेन है, जो हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या? यूरिया, यही तो निकालना था ना। तो यूरिया को भी ट्यूब्यूल के अंदर पंप किया जाता है ताकि वो यूरिन के साथ में बाहर निकल जाए। तो जो जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में मार्क किया है वो ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है। ध्यान देना, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। जो मैंने यहाँ पे टील ब्लू कलर से मार्क किया है वो ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है, जो येलो कलर से मार्क किया वो ट्यूब्यूल के बाहर जा रहा है, यानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। क्लियर? अब इसमें एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक है, वो देख लेना। ये जो पोटेशियम है इसका एरो ऐसा होना चाहिए और इसका कलर भी ब्लू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम, ये बार बार लिखा है ना बुक में। यहाँ पे देखो मैंने 3 बार ही मार्क किया। ये पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? सिक्रीशन होता है इनका, है ना। फिर वापस यहाँ पे देखो, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्या होता है? सिक्रीशन होता है इनका, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है डायग्राम में। हाइड्रोजन का सिक्रीशन बताया, अमोनिया का सिक्रीशन बताया, बट पोटेशियम का उल्टा बता दिया ना, रीअब्जॉर्प्शन बता दिया ना। तो हम उसके एरो को चेंज करके, एक्चुअली वो यहाँ होना चाहिए था। बस बाकी सब कुछ एब्सोल्युटली सही है, आपको उसी तरह से फॉलो करना है। काफी क्लियर हो गया होगा डायग्रामेटिकली। येलो वाले सारे रीअब्सॉर्ब, ब्लू वाले सारे सिक्रीट। सिंपल, काफी इजी हो गया। लास्ट है हमारा कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, अभी बोल दिया मैंने। ये क्या होता है? ये लॉन्ग डक्ट होती है, पतली लंबी डक्ट होती है जो कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक जाती है, पूरी लंबी, कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक पूरी एक्सटेंड होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी रीअब्सॉर्ब्ड। अब ये कैन भी या कुड भी बोला है, देखो ऐसा बोला है क्या? विल बी, होगा ही, ऐसा बोला है क्या? नहीं। अगर होगा ही बोलते, विल बी बोलते तो कंपल्सरी होता, ऑब्लिगेटरी होता। कुड भी बोला है, मे बी नॉट, हु नोज, डिपेंडिंग ऑन कितना रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही है? आप बोलोगे ओके। सो अगर वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करने लगे, सपोज जरूरत पड़े, तो वो ऑस्मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करेगा। It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance by selective secretion. Again, selective secretion of H plus and K plus. H plus और K plus का secretion होगा, reabsorption नहीं। क्या होगा? Secretion होगा। ये चौथी बार आ गया, देखो H plus और K plus secretion चौथी बार आ गया अभी। तो ये तो अभी दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि secretion किसका होगा? सर 3 चीज का होगा, अमोनिया, H plus और K plus। अमोनिया, सिंपल सिंपल, कितना अच्छा। ये हुआ हमारा पर सेक्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग जाते हैं मैकेनिज्म। अब हम लोग अंदर देखते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है। अच्छा, फिल्ट्रेट और यूरिन में फर्क क्या है, ये मैंने लास्ट टाइम वैसे बोला था, फिर से बता देता हूं। यूरिन ये शब्द कब यूज करने का और फिल्ट्रेट ये शब्द कब यूज करने का? तो जब आपके बोवेन कैप्सूल में आपका ब्लड आया, कहाँ आया?
बोमेन कैप्सूल में जब ब्लड आया तो वो ग्लोमेरुलस से पास हुआ और यहां पर फिल्टर बन गया, पूरा फिल्टर हो गया। तो फिल्टर होके जब आया तो उसके लिए यूरिन ये वर्ड यूज करूंगा क्या? नहीं, उसके लिए मैं फिल्ट्रेट वर्ड यूज करूंगा। क्या वर्ड यूज करूंगा? फिर जब धीरे धीरे उसमें से पानी रीअब्सॉर्ब होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, तब वो धीरे धीरे फिल्ट्रेट से यूरिन में कन्वर्ट होता जाएगा। समझ में आया? समझा? तो जब पहले बना वो फिल्ट्रेट और धीरे धीरे जब वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी बढ़ती जाए, देखो पानी निकाल दिया मतलब ये जो मटेरियल था फिल्ट्रेट था वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया क्योंकि उसमें से पानी निकाल दिया। किसी चीज में से पानी निकालना मतलब उसको कॉन्सेंट्रेट करना और पानी ऐड करना मतलब डाइल्यूट करना, सीधी बात है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने की एबिलिटी किसके पास होती है? मैमल्स के पास होती है। कैसे होती है? बिकॉज हेनलेज लूप हमारा बहुत ही टिपिकल होता है और उसमें होते हैं वासा रेक्टे। क्या होते हैं? वासा रेक्टे। ये अगेन मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था जब डायग्राम हमने देखा था कि ये जो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे ये वाले जो ऑलमोस्ट पैरेलल है, जो ब्लड वेसल्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वासा रेक्टा। तो हमारे पास ये टिपिकल हेनलेज लूप और वासा रेक्टा वगैरह हैं जिसकी वजह से क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन होता है। कैसे होता है? दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि भाई फिल्ट्रेट का फ्लो दोनों लिम्ब जो है ना हेनलेज लूप में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसा? क्योंकि हेनलेज लूप आप बोलोगे बरोबर है, एक डिसेंडिंग है और फिर वापस एक असेंडिंग है, एक नीचे जा रहा है फिर एक लिम्ब ऊपर जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ ना। तो इसलिए काउंटर, काउंटर मतलब ऑपोजिट। किसी चीज को अपन काउंटर करते हैं ना, आप लोग काउंटर स्ट्राइक खेलते हो बहुत कंप्यूटर पे, तो काउंटर करना मतलब अपोज करना, ऑपोजिट। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म, अब इसमें क्या फंडा है? द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। तो हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा दोनों में जो फ्लो है, हेनलेज लूप में फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? हेनलेज लूप के अंदर भी काउंटर करंट चल रहा है, वासा रेक्टा के अंदर भी काउंटर करंट चल रहा है। और ये दोनों की वजह से, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से एक पूरा का पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट होता है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड, जिन कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ रहा होगा कि सर ये काउंटर करंट, ये वर्ड क्या है एग्जैक्टली। ये इलेक्ट्रिक करंट वाला करंट नहीं है, पहले अगर अब वो दिमाग में है तो वो बहुत स्टूपिड है, वो निकाल दो। यहाँ पर करंट का मतलब होता है फ्लो। जैसे नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, इफ द रिवर इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हाट यू से द वाटर करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, है ना। अब उसमें आपके पास दो तरीके ना, एक तो आप उस पानी के साथ जा सकते हो स्विमिंग करते हुए, तो यू आर गोइंग अलोंग विद द करंट, समझा। और आप पानी के उल्टा डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? काउंटर करंट। अभी समझ में आया होगा। तो जब फ्लो की बात हो रही है तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड करंट, ठीक है। तो इसमें फ्लो का डायरेक्शन उल्टा है ना दोनों में, इसीलिए काउंटर करंट। बहुत ही सिंप्लीफाइड हिंदी में समझा रहा हूं मैं, एकदम बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड वर्ड, ठीक है ना। देखो, तो ये हुआ काउंटर करंट फ्लो और काउंटर करंट पैटर्न बोल सकते हैं। अच्छा, ये काउंटर करंट की वजह से ऑस्मोलैरिटी, अगेन ये हाई फंडू वर्ड है, ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल भाषा में कॉन्सेंट्रेशन। ये ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएगा फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। नाउ दिस इज अ यूनिट। यूनिट क्या है बच्चों? ध्यान से देखना, मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। समझे कि नहीं समझे?
मिली ऑस्मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है ये, ठीक है। तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू 1200 यानी कि 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला तक जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन को क्या होता है, वो 300 से लेके 1200 तक इंक्रीज हो जाती है। ये समझ में आया सिंपल सेंटेंस। अब इसको डायग्रामेटिकली देखो कैसा है, बहुत प्यारा दिया हुआ है इसमें, बहुत अच्छा दिया है। 300 से आपने चालू किया, देखो आपका यहां से 300 से चालू हुआ, दिख रहा है सबको। आपने यहां पर 300 से चालू किया, अरे ये तो काला हो गया हाँ, आपने 300 से चालू किया, इसमें मार्किंग नहीं कर सकते, रेड कलर है, चलो ठीक है ऐसा कर देंगे। 300 से आपने चालू किया, ठीक है। अब जैसे जैसे आप और नीचे जाते जा रहे हो, नोट करना, 3 to 600 हुआ, फिर 900 हुआ, फिर मैक्सिमम आपका कहाँ पे, हेयर पिन बेंड, हेयर पिन बेंड जहाँ पर आया वहाँ पर आपका मैक्सिमम है कितना, 1200 यानी कि 1200 है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यों है डायग्राम, बिकॉज उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये जो हिस्सा है ना इतना पूरा, इसको कट करके ऐसा बाजू में लगा के वापस से दिखाया है। तो बच्चों को लगता है, आप लोग को लगता है कुछ दो अलग अलग चीजें दिखाई हुई है, ऐसा नहीं है, वो सिमिलर ही दिखा रहे हैं, वो सिमिलर चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट क्या फंडा है, एक वासा रेक्टा में हो रहा है, एक नेफ्रॉन में हो रहा है, मतलब एक ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है और एक वासा रेक्टा में हो रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट काउंटर करंट चल रहा है ना, एक हैंडलेस लूप और एक वासा रेक्टा। अभी मैंने लिखा था ऊपर, देखो ये रहा यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट जो उन्होंने बनाया है, जो ये वाला सेक्शन उन्होंने ड्रॉ किया है, ये आपके नेफ्रॉन का सेक्शन है, और ये वाला जो है ये वासा रेक्टा का सेक्शन है। समझ में आ रही होगी बात। और नेफ्रॉन में आप देखोगे तो 300 से चालू हो रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, 300 से चालू हो रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कहाँ तक गया बच्चों, 1200 तक। और वासा रेक्टा में भी सेम है ना, देखो 300 से चालू हो रहा है और इंक्रीज होते होते कहाँ तक गया, 1200 तक। तो इसका ये मतलब है, मैं सिंप्लीफाइड आपको अगर एक सेंटेंस ऐसा बोलूं कि हेयर पिन बेंड पे ऑस्मोलैरिटी मैक्सिमम होती है, आप ये बात अग्री करोगे। ये जो हेयर पिन बेंड है आपका, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बोलो यस और नो, क्लियर, सिंपल, बस वही तो वो बोल रहा है। और आपकी जो हेयर पिन बेंड है वो कहाँ होती है, वो मेड्यूला में होती है। तो वो बोल रहा है 1200 इन द मेड्यूला और 300 इन द कॉर्टेक्स। जहाँ से शुरू किया था कॉर्टेक्स से 300 से चालू किया था, और जहाँ पर आके हम लोग मैक्सिमम अचीव करें मेड्यूला में, वो क्या है, 1200 है। क्लियर हो गया। दिस ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इज कॉल्ड, और रादर इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop, exchanged with descending limb of vasa recta, and it is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta। मतलब कि हेनलेस लूप में हमने देखा परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल टू वाटर, और परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह से दो पार्ट्स देखे थे। तो एक NaCl को बाहर जाने को अलाउ कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखना, अगर हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब, NaCl को बाहर जाने को अलाउ कर रहा है, तो वो बाहर जाके किधर रहेगा, वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब होगा ना। तो ब्लड में कौन उसको लेके जाएगा, वासा रेक्टा लेके जाएगा। बात समझ में आई। हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब, ध्यान से देखना, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब, ये रहा असेंडिंग लिम्ब, ये मेरा असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। NaCl को बाहर फेंक रहा है, दिख रहा है सबको, NaCl को बाहर फेंक रहा है, और इस NaCl को रिसीव कौन कर रहा है, वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब। समझ में ये बात, कितना इजी हो गया। तो जो उसने स्टेटमेंट बोली, आप उसको डायग्राम में देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। फिर से स्टेटमेंट देखो, अब वो इजी और लगेगा। बोलेगा असेंडिंग लिम्ब हेनलेस लूप को,
हेनलेस लूप असेंडिंग लिम्ब जो है वो NaCl को निकाल रहा है, और उल्टा अगर हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब है जो NaCl को निकाल रहा है तो उसको रिसीव कौन करेगा? वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब। सिंपल। और इस तरह से NaCl जो है वो आपके टिश्यू में वापस पहुंच जाएगा, ब्लड में वापस पहुंच जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर यूरिया enters the ascending limb and it is transported back to the interstitium by the collecting tubule। कहाँ दिखा अपने को? ये देखो यहाँ दिखा ना, यूरिया जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से वापस बाहर आके इसमें निकला, वही तो वो बोल रहा है। This entire mechanism is called the counter current mechanism, and this mechanism helps to maintain the concentration gradient of urine. Also helps to maintain the concentration gradient in the medulla of the kidney. इससे फायदा क्या होता है? It helps in easy passage of water and thereby concentrates the filtrate, and that's why human kidneys can produce urine nearly 4 times more concentrated। मतलब जितनी शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन थी उससे 4 गुना कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन हम बना सकते हैं। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ तो 300 से चालू करके 1200 तक पहुंचे थे। हुआ कि नहीं 4 टाइम्स? बोलो हाँ कि ना। सिंपल है यार, कितना इजी हो गया। सो आपको जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन है उसका काम क्या है? फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अगर हम यूरिन को फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, अगर हमारा शरीर फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, उसमें से पानी रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो नुकसान क्या होगा? बॉडी विल गेट डिहाइड्रेटेड, पानी बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो चलेगा क्या? नहीं। बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। नेक्स्ट पार्ट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो किडनी बहुत सारा काम कर रही है, किडनी यूरिन बना रही है, किडनी रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसको किडनी को रेगुलेट करना, उसको बताना कि अच्छा भाई पानी कब चाहिए कब नहीं चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जैसे आपके इधर भी कोई एक बंदा होगा, कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जो आपको टाइम टू टाइम खबर देगा कि भाई आज पानी आने वाला है तो आज टेंशन नहीं है, कल पानी नहीं आने वाला है तो भर के रखो, है ना। तो वैसे ही किडनी को भी मैसेज देने के लिए कुछ तो चाहिए कि नहीं चाहिए। सो देर आर मैकेनिज्म्स दैट विल रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द किडनी। हाउ? इट इज मॉनिटर्ड बाय मेनी मैकेनिज्म्स, सम ऑफ देम विल डिस्कस हियर। जैसे कि फंक्शन ऑफ द किडनीज is monitored and regulated by 3 major things. One is hypothalamus, second is JGA, and third is heart. थोड़ा अजीब लगता है ना सुन के, हार्ट का क्या लेना देना बताऊंगा। पहले 3 क्या है वो समझ लो। क्या बोला मैंने? हाइपोथैलेमस, JGA एंड हार्ट। अभी हर एक को डिटेल में करेंगे। हाइपोथैलेमस क्या है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे रहता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर रहता है। नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? हाइपोथैलेमस जस्ट ऊपर रहता है। हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर रहता है। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड अगेन अपने हार्मोनल सिस्टम में वैसे डिटेल में कवर करने वाले, उसकी चिंता मत करो। फिलहाल याद रखो सिंपल चीज क्या? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर रहता है, ठीक है। व्हाट इज JGA? अब ये नया है आपके लिए। JGA मीन्स जक्स्टा, क्या? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ना ये हाईफाई नाम है, बहुत बड़ा, खास करके बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि क्या सर क्या कौन सी भाषा बोल रहे हो? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कुछ नहीं, सिंपल इंग्लिश में जक्स्टा का मतलब होता है नज़दीक, पास में। अपैरेटस का मतलब तो आपको पता ही, आप कॉलेज में करते हो, साइंस एक्सपेरिमेंट करते हो, अपैरेटस बहुत सारी चीज़ें जमा करते हो तो अपैरेटस बनता है। तो यहाँ पर जक्स्टा मतलब नज़दीक, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस के नज़दीक एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका नाम रखा JGA। इतना आसान है एक्चुअली, सिर्फ हाइफंडू नाम रख दिया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या नाम रख दिया?
जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस वो क्या है? ग्लोमेरुलस के पास एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स है जो किडनी के फंक्शन को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा अभी हम बात करेंगे उस पर। अच्छा, तीसरा है हार्ट। हार्ट का क्या रोल है अभी बताऊंगा। पहले एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसके बारे में मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको बोला था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, उसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है दूसरा? वैसोप्रेसिन। दिस इज सिक्रीटेड from the neurohypophysis. What is neurohypophysis? This is part of pituitary. This is part of your pituitary gland. Pituitary gland के 2 पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैकेनिज्म, समझना। हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? सिग्नल देगा पिट्यूटरी को। तो देखो, तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, वो पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर है। मैंने क्या बोला अभी? पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर है। ये किसको सिग्नल देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एक एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, अगेन ये हम लोग हार्मोनल चैप्टर में करेंगे, और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये क्या करेगा? ADH सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा? ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट करेगा। ये ADH जाके किडनी को बताएगा कि भाई पानी को रीअब्सॉर्ब करो। बात समझ में आई? तो ये इतना लंबा मैकेनिज्म है। पहले हाइपोथैलेमस ने किसको बताया? पिट्यूटरी को। फिर पिट्यूटरी के कौन से हिस्से को पता चला? न्यूरोहाइपोफाइसिस को। न्यूरोहाइपोफाइसिस ने क्या किया? ADH सीक्रेट किया। ADH गया किसके पास? किडनी के पास, और किडनी को बोला भाई साहब पानी, आप पानी रीअब्सॉर्ब करो, जरूरत है। तो पूरा लंबा मैकेनिज्म है। अब ये पूरे लंबे मैकेनिज्म को अपन ने यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा। अब टेक्स्ट बुक उसको किस भाषा में बोलती है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर शरीर में पानी की कमी है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी हुई तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस स्टिम्युलेट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से ADH हार्मोन सीक्रेट होगा, रिलीज होगा। सही है? ADH जाएगा और पानी का रीअब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट करेगा। मैंने वर्ड यूज किया था फैकल्टेटिव, अभी याद आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द यूज किया था, फैसिलिटी देगा या फैकल्टेटिव। तो वो लैटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का शुरू का पार्ट तो PCT है, पीछे का पार्ट तो क्या है? DCT है। तो लैटर पार्ट यानी कि DCT में से वो पानी को रीअब्सॉर्ब करेगा और प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब टू मच यूरिन। डायूरेसिस मतलब टू मच यूरिन प्रोडक्शन, अब नॉर्मली हाई यूरिन प्रोडक्शन, टू मच क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होना ऑब्वियसली आपके शरीर के लिए ये हानिकारक हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि योर बॉडी विल गेट डिहाइड्रेटेड, पानी पूरा निकल जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपको नाम पता चलेगा। डायूरेसिस मतलब बहुत ज्यादा, तो एंटी डायूरेटिक है ना, नाम ही वही है कि भाई डायूरेसिस नहीं होने देना है, इसलिए उसका नाम देखो कितना प्यारा नाम दिया है, एंटी डायूरेटिक। नाम से ही उसका फंक्शन पता चल गया आपको। तो रट्टा मार के नहीं जाना है, समझना है। अगर आप एंटी डायूरेटिक समझ गए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, अच्छा डायूरेसिस मतलब टू मच यूरिन। तो एंटी डायूरेटिक क्या करेगा? यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होने देगा। कैसे? पानी को रीअब्सॉर्ब करेगा। सिंपल, एकदम इजी। ओके, अच्छा अगर पानी ज्यादा हुआ, शरीर में पानी बहुत ज्यादा हुआ, सपोज इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, तो क्या होएगा? जो रिसेप्टर्स थे, जो सिग्नल देने वाले सेल्स थे, वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। वो बोलेंगे भाई हमको जरूरत नहीं है, ADH की जरूरत नहीं है, तो कैंसिल करो। ADH का रिलीज क्या करो? कैंसिल, हमको जरूरत नहीं है। तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास बहुत पानी है, वेस्ट करो, निकालो पानी, निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा होता है। सही है? लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया,
अगर पानी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है तो भी आपकी बॉडी आपके पिट्यूटरी को सिग्नल, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देती है कि भाई ब्लड प्रेशर अंदर, क्योंकि तुम्हारा शरीर की वॉल्यूम तो एकदम फिक्स है। अगर पानी अंदर बढ़ गया तो क्या होगा, सब स्ट्रेच होने लगेगा, सारे वेसल स्ट्रेच होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर कम करने के लिए शरीर क्या बोलता है, भाई पानी निकाल, यूरिन निकालते रहे, है ना। तो इसीलिए जब ये प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन भी बढ़ता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफआर बढ़ता है, और जीएफआर बढ़ता है तो यूरिन फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। बोलो हाँ कि ना। बात समझ में आ रही है? ओके, सो ये हुआ हमारा पहला, जैसे कि हाइपोथैलेमस का रोल समझ में आ गया। हाइपोथैलेमस से शुरू हुआ था ना ये, देखो ये रहा। तो ये पॉइंट नंबर 1 हमारा डन। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड, यानी कि किस पे, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो हाइपोथैलेमस वाले मैकेनिज्म को हमने समझ लिया, अब हम लोग जा रहे हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस यानी कि JGA पे। ठीक है, ये क्या करता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं ये कब एक्टिवेट होते हैं, ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है तब। अगर प्रेशर कम हुआ, वहां पे प्रेशर, अगर कहां पे, ग्लोमेरुलस में प्रेशर की कमी महसूस हुई तो इमीडिएटली जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है बच्चों? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर भी मैकेनिज्म है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या सिक्रीट करेगा, रेनिन सिक्रीट। कब सिक्रीट करेगा, जब फॉल इन ब्लड प्रेशर वो देखेगा, जब उसको रियलाइज होगा कि यार प्रेशर बरोबर नहीं आ रहा है। अगर प्रेशर नहीं बन रहा है ग्लोमेरुलस में तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, बरोबर है। अगर प्रेशर नहीं है तो फिल्टर नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा तो यूरिन नहीं बनेगा। बात मानते हो? तो इसका सॉल्यूशन बॉडी ने क्या निकाला कि जैसे ही प्रेशर गिर जाए तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो क्या सिक्रीट करेंगे, रेनिन। फिर रेनिन क्या करेगा, देखते हैं रेनिन क्या कर रहा है। रेनिन क्या करता है आपका, वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। आप बोलोगे सर ये क्या है? आपके ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट है पहले से, एक हार्मोन है, बेसिकली एक केमिकल है। तो रेनिन क्या करता है, वो जाता है किसके पास, वो एंजियोटेंसिनोजेन के पास जाता है। किसके पास जाता है, एंजियोटेंसिनोजेन। फिर वो एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। फिर वो कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। फिर वो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट मतलब नैरो करता है। अच्छा, कोई पाइप है जिसको मैंने नैरो कर दिया तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ था, ओरिजिनली फॉल हुआ था ना बीपी। अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुई तो ये करेक्शन हो जाएगा अपने आप। बोलो हाँ कि ना। ब्लड प्रेशर जो गिर गया था वो बढ़ जाएगा ना, तो हुआ, मेंटेन हो गया अभी, बस वही तो मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है वो, ध्यान से देखना, बहुत मस्त है। वो बोलता है रेनिन है, रेनिन जाके एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी कि ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। कैसे, कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड वेसल को पतला करेगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। क्या मस्त ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है कि जैसे ही प्रेशर गिरा, इधर से ये एक्टिवेट हुआ और ये एंजियोटेंसिन 2 पहुंचा,
और ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट किया तो प्रेशर वापस ऊपर आ गया। तो मेंटेनेंस मस्त चल रहा है, सही है। पानी की कमी हुई, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा। प्रेशर की कमी हुई, जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस संभाल लेगा। तो तुम्हारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली ठंडी हो, गर्मी हो, किसी दिन कम पानी पिया, किसी दिन ज़्यादा पानी पिया, तुमको मालूम भी नहीं पड़ता, तुम्हारी किडनी टचवुड अपने आप नॉर्मल काम कर रही है। समझ में आ रहा है कैसे मैकेनिज्म मेंटेन हो रहा है? ओके। एंजियोटेंसिन 2 और एक काम करता है एक साथ। तो पहले तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता हो तो ठीक है। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जैसे किडनी में कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, उसमें भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है, और उसके कॉर्टेक्स में से निकलता है एल्डोस्टेरॉन। अभी एल्डोस्टेरॉन के बारे में हम लोग हार्मोनल चैप्टर में और डिटेल में बात करेंगे। बट ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करता है। क्या करता है ये एल्डोस्टेरॉन? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है आपका। एल्डोस्टेरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करेगा? सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा। और ये मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि सोडियम और वाटर दे गो हैंड इन हैंड। सोडियम जाएगा तो पानी भी जाएगा, सिर्फ सोडियम नहीं जाएगा, पानी साथ में हमेशा लेकर जाएगा, है ना। तो अगेन यहां पर सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और अगर सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो अगेन वो क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि शुरुआत हुई थी रेनिन से और आगे जाके बना था एंजियोटेंसिन, तो इसलिए नाम क्या रखा? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। बोलो हाँ कि ना। जब उसने सोडियम रीअब्जॉर्ब किया, साथ में पानी रीअब्जॉर्ब किया, तो शरीर में जब पानी की कमी थी तो अब पानी रिस्टोर हुआ, तो जो ब्लड प्रेशर गिर रहा था वो अब वापस ऊपर आ गया बच्चों, है ना। ओके। लास्ट है हार्ट का। हार्ट में तो बहुत सिंपल है। हार्ट का आपका जो एट्रियम है, हार्ट में क्या होता है? एट्रिया और वेंट्रिकल होता है, बरोबर है। हार्ट में क्या होता है? एट्रिया और वेंट्रिकल। अगर हार्ट में ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, एट्रिया में ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, तो हार्ट के एट्रिया के वॉल में से एक छोटा सा हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। नाम क्या है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अच्छा, नाम से ही पता चल जाता। अब ये देखो, बहुत लोग ये नहीं बताते, सोडियम का नाम क्या है? केमिस्ट्री में सोडियम को आप कैसे लिखते हो? Na। सोडियम तो इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है, इंग्लिश में तो SODIUM। इसमें Na कहाँ आया? उसका लैटिन नाम है नाट्रियम, इसलिए आया। तो देखो नाट्रियूरेटिक, समझ गए होगे बात को। तो ये नाट्रियूरेटिक ऑब्वियसली मतलब ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म के थ्रू फंक्शन करता है। वो हमारे डिटेल में, हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे, पर हाँ उसका फंक्शन क्या है? वो वैसोडाइलेशन करता है, उल्टा। तो देखो, जिस दिन ब्लड प्रेशर कम हुआ तो वो कौन संभालेगा? जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस संभालेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन संभालेगा, बरोबर ना। तो उल्टा भी तो चाहिए ना। किसी दिन ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कौन संभालेगा? तो उस दिन ANF संभालेगा। वो उल्टा काम करता है, वो ब्लड वेसल को क्या करता है? डायलेट। जो एंजियोटेंसिन कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, ANF क्या करता है? डायलेट करता है। ऑपोजिट मैकेनिज्म हुआ, समझ में आया? thereby decreasing the blood pressure. So it acts as a check मतलब उल्टा, opposite to renin angiotensin mechanism। कितना प्यारा। मतलब अगर ब्लड प्रेशर गिरा तो रेनिन एंजियोटेंसिन संभालेगा, ब्लड प्रेशर टू मच हो गया तो ANF संभालेगा, और अगर पानी की कमी हो गई तो हाइपोथैलेमस संभालेगा। तो ये तीनों मिलकर किडनी के पूरे फंक्शन को मेंटेन करके रखेंगे। बात समझ में आई? उसके बाद आता है लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट है चैप्टर का, बस लास्ट अभी खत्म होने आया। दैट इज योर मिक्चुरेशन। Now what is micturition? It's a scientific term or biological term for, सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनेशन, यानी कि रिलीज ऑफ यूरिन। द एक्ट ऑफ रिलीजिंग यूरिन, सुसु करना, इज बेसिकली मिक्चुरेशन। तो हाई फंडू लैंग्वेज में उसको अपन, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन।
ठीक है बच्चों? सो अपन जैसे स्कूल में बचपन में छोटे थे तो टीचर बोलते टीचर कैन आई गो टू बाथरूम, है ना? जो हाई फंडू साइंटिस्ट टाइप लोग होंगे वो बोलेंगे कैन आई गो टू मिक्चुरेट, विच इज द सेम थिंग. ठीक है? ओके, या आई एम जस्ट किडिंग. तो ये याद रखना, मिक्चुरेशन का मतलब इज यूरिनेशन, बेसिकली रिलीज ऑफ यूरिन. तो यूरिन जो बना है नेफ्रॉन में वो ब्लैडर में जाके टेम्परेरीली स्टोर होता है. ब्लैडर में जाके टेम्परेरीली स्टोर होता है. अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टोर हुआ कब तक स्टोर हुआ? जब तक उसको वॉलंटरी सिग्नल नहीं मिला. क्या नहीं मिला? वॉलंटरी. अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में फर्क है ना. इनवॉलंटरी मतलब अपने आप. अभी यूरिन जो है, यूरिन का रिमूवल यानी कि रिलीज आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है. यस, ये बात आप सब लोग अग्री करते हो कि जब तक हम नहीं चाहेंगे, हम जैसे हम उठ के जाएंगे बाथरूम में, दरवाजा बंद करेंगे, फिर वॉलंटरी, योर ब्रेन विल गिव अ सिग्नल टू योर ब्लैडर कि भाई अभी यूरिन निकालो. ये वॉलंटरी होता है. अब इसमें आई नो आपके भी दिमाग में और कुछ बच्चों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि यार नहीं सर, वो कुछ होता है ना, लोगों को अपने आप यूरिन हो जाता है, ये वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है. वो बकवास नहीं करना. आज ही पूरे डॉक्टर मत बन जाओ, पहले बेसिक चीज सीखो. आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे ओवर स्मार्ट होते हैं कि वो 4 चीज मेरे को पूछेंगे, सर व्हाट अबाउट इनवॉलंटरी, सर नर्वसनेस में कोई यूरिन कर देता है, कोई पेशेंट है वो नॉर्मल है क्या? नॉर्मल चीज की बात करो पहले. नॉर्मल क्या है? वॉलंटरी सिग्नल्स, यानी कि आप डिसाइड करते हो यूरिन कब निकलेगा. इनवॉलंटरी यूरिनेशन होता है, बहुत केसेस में होता है. पेशेंट बीमार है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, नींद में आप सो रहे हो तब यूरिन कर देता है, छोटे बच्चे करते हैं, बहुत बूढ़े लोग करते हैं. वो सब नॉर्मल है क्या? नहीं, वो अलग केस है. हम यहाँ पर थीसिस लिखने नहीं बैठे यूरिनेशन पे. पहले सिंपल बात करो. सिंपल बात यह है कि यूरिनेशन रिक्वायर्स अ वॉलंटरी सिग्नल. यस और नो? जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक यूरिन नहीं निकलेगा. बहुत सिंपल. ये सिंपल चीज होगी. ठीक है? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में. ओके, ये सिग्नल कौन दे रहा है? ये सिग्नल दे रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन दे रहा है. कैसे ये सिग्नल पर, जैसे तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरे को अभी यूरिन जाना है, यूरिनेशन करने जाना है, मिक्चुरेशन करने जाना है, कैसे पता चलेगा? तो देयर इज स्लाइट स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन. जैसे तुम्हारा ब्लैडर फुल होने लगेगा तो तुमको अंदर से थोड़ा थोड़ा सेंसेशन आएगा कि हाँ भाई अभी ब्लैडर फुल हो रहा है, अभी जाना पड़ेगा. कैसे? क्योंकि ब्लैडर के सेल्स जो अंदर से वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे. करेक्ट है? सो देयर आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर. दे विल सेंड सिग्नल टू द CNS. The CNS passes motor messages to initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder. ब्लैडर के जो मसल्स है उसको, ब्लैडर को इमेजिन करो एक बलून के जैसा, उसको स्क्वीज करेंगे. कौन स्क्वीज करेगा? ब्रेन सिग्नल देगा कि मसल को ऐसे दबाओ तो यूरिन बाहर निकलेगा. समझ में आया? तो ब्लैडर दबेगा, ब्लैडर दबेगा. और यूरेथ्रा जो था आपका, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है उसको बंद करने वाले मसल को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर मसल कहते हैं. क्या कहते हैं? स्फिंक्टर. हमारे बॉडी में जो ओरिफाइसेस, ओपनिंग्स है, वो स्फिंक्टर से कंट्रोल होते हैं ना. यूरिन का ओपनिंग, एनस का ओपनिंग, है ना, ये सब स्फिंक्टर से कंट्रोल होते हैं. तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो खुलता है, ब्लैडर दबता है, तब यूरिन बाहर आता है. लॉजिकल है? So this causes the release of urine. This process of release of urine is called micturition, and the mechanism by which it is controlled is called micturition reflex. तो आपको कोई पूछेगा micturition reflex में क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ब्लैडर का स्ट्रेचिंग, ब्रेन से सिग्नल आया, ब्लैडर पहले ब्लैडर के अंदर के जो सेल्स हैं वो स्ट्रेच हुए, उन्होंने ब्रेन को बताया, ब्रेन ने फिर मसल को बताया कॉन्ट्रैक्ट होना है, और यूरेथ्रा के स्फिंक्टर को बताया कि खुलना है. सिंपल. ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन प्रोड्यूसेस
1 to 1.5, 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करता है। स्लाइटली एसिडिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अराउंड 6.5 के आसपास उसका पीएच होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ जो यूरिया है आपके यूरिन में वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो वो टिपिकल पंजेंट स्मेल होती है। ये टिपिकल पंजेंट स्मेल आप सबने एक्सपीरियंस की है पब्लिक टॉयलेट्स में। अगर आप पब्लिक टॉयलेट में जाओ जहाँ पर बहुत सारा अगर क्या बोलते हैं क्वांटिटी में यूरिन ये हो रहा है, पास हो रहा है और ज़्यादा उसको कॉन्स्टेंटली फ्लश नहीं किया जा रहा, तो वो एक टिपिकल स्मेल क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ द स्मेल ऑफ अमोनिया, राइट। तो अगर आप देखो जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे खास करके देखने मिलता है, कभी अपन जाते हैं तो वहाँ पर वो एक टिपिकल स्मेल होती है, तो पब्लिक यूरिनल्स में ज़्यादा करके देखने मिलेगी आपको वो जो कैरेक्टरिस्टिक ओडर है। ओके, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द एवरेज ह्यूमन बीइंग पर डे। एंड इसके ये बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। यूरिन का एक नॉर्मल कलर कैसा है? स्लाइटली येलो, बहुत येलो नहीं होना चाहिए, स्लाइटली येलो। और इसमें वेरिएशन कैसे कैसे आएंगे? जैसे अगर ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन है तो कीटोन यूरिया। तो अगर ग्लूकोज और कीटोन बॉडी दोनों आ गए तो ये इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज है। डायबिटीज की दो टाइप होती है, इंसिपिडस और मेलाइटस, ये पता होनी चाहिए। तो ये है डायबिटीज मेलाइटस, जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं शुगर, जिसको बोलते हैं शुगर हुआ है किसी को, उसका मतलब है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? ग्लूकोज इन यूरिन एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, ये छोटू सा, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते टू बी ऑनेस्ट, बकवास पार्ट है। अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर एंड स्किन, ये तीन ऑल्सो थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में। लंग्स विल रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ CO2 अबाउट 200 ml पर मिनट, ऑल्सो विल रिमूव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। लिवर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। liver is the largest gland in the body and it secretes a substance called bilirubin. Bilirubin is yellow color, है ना। बिलीरुबिन टू मच हो गया तो क्या होएगा आपको? ये तो इजी है, नाम से पता चलना चाहिए। क्या हो जाएगा? जॉन्डिस, जिसको हिंदी में अपन पीलिया कहते हैं, सुना होगा सबने, हिंदी में पीलिया कहते हैं। बिलीरुबिन अगर ज़्यादा जमा हो जाए तो यानी कि लिवर अगर ज़्यादा बिलीरुबिन सिक्रीट कर रहा है या आपके ब्लड में ज़्यादा बिलीरुबिन हो गया तो द यूरिन ऑल्सो बिकम्स डार्क येलो इन कलर एंड द टिश्यूज, योर आईज एंड एवरीथिंग बिकम येलोइश, द स्क्लेरा ऑफ द आईज ऑल्सो बिकम येलो, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। खैर अभी मैं, एज आई सेड, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द डिसऑर्डर्स। वन मोर थिंग इज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स डू दिस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो एंड अप मेकिंग दिस मिस्टेक। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो आप लोग, इंटरेस्टिंग है इसलिए हम पढ़ेंगे करके जॉन्डिस में घुस रहे हो, अनीमिया में घुस रहे हो, 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हो, PhD नहीं कर रहे हो। जो पढ़ना है उसके ऊपर पहले फोकस करो। आई विल कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। इंटरेस्टिंग चीज़ें, हाई फंडू चीज़ें मुझे बतानी है तो मैं आपको घंटों घंटों तक बता सकता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है तो मैं बता सकता हूँ। बट जस्ट मेरे को शो ऑफ नहीं करना है आपको कि हाँ देखो ये है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन पे 1 घंटा मैं आपको लेक्चर दूँ, जॉन्डिस के बारे में 2 घंटे बताऊँ। वो इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, आपको एग्जाम में आने वाला है क्या? आंसर इज नो। सो पहले उस पर ध्यान दो जो आपके लेवल के लिए है, फिर बाद में धीरे धीरे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, नो डाउट। सो प्लीज़ डोंट मेक द स्टूपिड मिस्टेक दैट अदर पीपल आर मेकिंग कि हाई फंडू चीज़ों में, शो ऑफ में ज़्यादा चले गए, वो गलती नहीं करनी, ठीक है बच्चों? ओके, यस। कोलेस्ट्रॉल, वाइटामिन्स, ड्रग्स वगैरह, लिवर का काम है बेसिकली बहुत सारे इन सब चीज़ों को प्रोसेस करना। ऑब्वियसली लिवर हमारा मेटाबॉलिक सेंटर है बॉडी का और लार्जेस्ट ग्लैंड है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलो का इन मोस्ट केसेस उसका वजन भी होता है। खैर, उसके बाद आता है स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इन द स्किन। तो देखो स्वेट ग्लैंड्स जो है ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आप बोलोगे सर स्वेट ग्लैंड्स तो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली
स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं. स्वेट इज व्हाट? बेसिकली वाटर एंड सॉल्ट्स. स्वेट इज नथिंग बट वाटर प्लस वेरियस सॉल्ट्स. सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेट. ठीक है. और जो सीबेशियस ग्लैंड्स है, जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं आपके, कौन से? स्किन पे सीबेशियस ग्लैंड्स, वो क्या करते हैं? सीबम प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीबम, विच इज नथिंग बट एन ऑयली सिक्रीशन. क्या है वो? ऑयल लाइक. आप खुद ये करके देखो, ऐसे ऐसे नाक पे ऐसे करोगे तो आपको ऑयल लाइक सिक्रीशन मिलता है. तो आप खास करके आपके जो फेस के ग्लैंड्स है ना, उस पे ये ऑयल लाइक सिक्रीशन है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. सो दोज आर कॉल्ड सीबम. ओके. स्वेट is a watery fluid containing NaCl, urea, lactic acid, etc. Primary function of sweat is to have cooling effect. गर्मी लगती है तो sweating होती है to cool down the body, temperature कम करने के लिए. Also to remove waste, obviously. Sebaceous glands क्या करते हैं? Sterols, hydrocarbons and waxes sebum के रास्ते से निकालते हैं. मैंने बताया sebum is basically oily secretion. It also provides a protective oily covering for the skin. अगर ये oily covering नहीं रहेगी तो आपकी skin बहुत ही dry हो जाएगी. Right? Last part of the chapter is disorders of the excretory system. अभी तक मैंने आपको क्या बोला था बार बार कि नॉर्मल चीज़ों की बात करो, डिसऑर्डर्स की बात हम लोग बाद में अलग से करेंगे. करेक्ट? तो पहले नॉर्मल सब कुछ समझ में आ गया. अब हम लोग आते हैं कि भाई इसमें जो नॉर्मल चीज़ें उनमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है. ठीक है. अभी आपको डायरेक्ट बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें वो याद रखनी. जैसे कि अगर ब्लड में यूरिया बन गया, क्या हुआ? यूरिया इन ब्लड, तो उसका कंडीशन का नाम क्या है? यूरेमिया. क्या नाम है? अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो यूरिया बाहर नहीं फेंक रही, बरोबर है? बोलो हाँ कि ना. और अगर यूरिया बाहर नहीं जा रहा तो कहाँ रहेगा? ब्लड के अंदर जमा हो जाएगा. तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? यूरेमिया. बरोबर है? यूरेमिया लीड्स टू किडनी फेलियर. अगर यूरिया बहुत ज़्यादा हो गया ब्लड में तो किडनी पे प्रेशर आ जाएगा तो किडनी फेलियर होगा. अगर ऐसा हुआ, किडनी फेलियर हुआ, तो यूरिया कैसे निकाला जाएगा? अलग से डायलिसिस करके, जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं. अभी आपने सबने सुना होगा या कहीं देखा होगा. ऑफकोर्स डायलिसिस पेशेंट्स में क्या होता है? दे विल पुट और रादर सर्जिकली इंसर्ट stent, basically not a stent but like a inlet and outlet. Simplified version I'll give you. They will create an inlet and outlet. The blood will go come out through the outlet, pass through the dialysis machine. एक artificial machine होती है. जैसे आपकी किडनी तो काम नहीं कर रही, अगर किडनी काम नहीं करी तो डायलिसिस मशीन किडनी का काम करेगी. उसमें से ब्लड में से सारा कचरा निकालेगी, ब्लड उसमें से पास होकर आपके शरीर में वापस आएगा. तो जो काम आपकी किडनी को करना चाहिए वो अब मशीन कर रही है. ठीक है. So during hemodialysis, blood is drained from a convenient artery and it is put into a dialyzing unit called the artificial kidney, and it is pumped back into the body after cleaning. अच्छा, अगर ब्लड शरीर से बाहर आता है तो कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है खून. अपने को चाहिए कि भाई खून जमे नहीं, वापस आना है ना, वापस लेके आना है ना उसको. तो इसलिए उसमें क्या लगाया जाता है? एक एंटी कोएगुलेंट लगाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन. एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है ब्लड में जिसका नाम है हेपेरिन. हेपेरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता. ठीक है. तो यहां पर इस डायलिसिंग यूनिट में द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड ट्यूब. जैसे हमारे किडनी में कॉइल्ड ट्यूब्स है, पीसीटी डीसीटी है ना, कॉइल्ड ट्यूब्स है ना, वैसे ये जो आर्टिफिशियल मशीन है इसके अंदर भी क्या बनाए हुए? कॉइल्ड ट्यूब्स है. फर्क क्या है? किडनी में नॉर्मल, हमारे किडनी में अंदर जो है वो एपिथेलियम की ट्यूब्स बनी हुई है, बट यहाँ पर सेलोफेन की ट्यूब्स बनी हुई है, प्लास्टिक की. बेसिकली आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है ना सेलोफेन, उसकी बनी हुई है. द सेलोफेन मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक जिस तरह से आपकी किडनी पानी और सोडियम और मॉलिक्यूल्स वगैरह को आने जाने के लिए अलाउ कर रही है, ठीक उसी तरह
एग्जैक्टली उसी तरह इस मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे पोर्स हैं जो मॉलिक्यूल्स का पैसेज अलाउ कर रहे हैं. सो यू कैन इमेजिन वॉट एवर वर्क योर किडनी इज डूइंग, दिस आर्टिफिशियल machine can do externally. Are you understanding that? The clear blood is pumped back into the body through a vein after adding anti-heparin. पहले हेपरिन ऐड किया था, फिर वापस डालते वक्त एंटी हेपरिन ऐड करना पड़ेगा. पूछो क्यों? क्योंकि आपने जब ब्लड निकाला उसमें ढेर सारा हेपरिन डाल दिया तो कोएगुलेशन नहीं हो रहा. फिर वापस आपने अगर ऐसे डाल दिया, पेशेंट बाहर गया और उसको कहीं चोट लगी तो उसका ब्लड कंटिन्यूसली खून निकलते रहेगा, उसका ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा. लॉजिकल बात है ना? तो इसीलिए हेपरिन जब डाला था ब्लड निकालते वक्त, तो ब्लड को वापस जब बॉडी में डालना है तो एंटी हेपरिन भी डालना पड़ेगा, ताकि जब पेशेंट डायलिसिस करा के वापस जाए तो उसको कोई तकलीफ ना हो. अगर उसको छोटा मोटा चोट भी लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना? ओके. अगर सपोज डायलिसिस रोज रोज नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 hours फॉर योर एंटायर बॉडी टू ड्रेन द ब्लड एंड ब्रिंग इट बैक, एंड इट्स क्वाइट अ पेनफुल प्रोसीजर. ओके, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसीजर. सो ऑब्वियसली अगर उसका हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो क्या सॉल्यूशन है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन. अगर रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर है, तो क्या करो? किसी डोनर की किडनी, ये मूवीज़ वगैरह में तो बहुत दिखाते हैं, आपने देखा होगा, है ना? किसी की किडनी डोनेट कर दी. इस पे आप लोग जोक भी बहुत बनाते हो आजकल, आपकी जनरेशन. आईफोन खरीदना है तो किडनी बेचनी पड़ेगी, ऐसा वाला जोक बनते रहता है, मीम आता है ना. तो किडनी बेसिकली क्या है? किडनी इज अ ऑर्गन दैट इज फ्रीक्वेंटली डोनेटेड बाय लॉट ऑफ पीपल. Reason is because there are 2 kidneys. So there are cases, many cases in which doctors advocate that a person may be able to survive with 1 kidney also, right? So if somebody जिसकी दोनों kidneys fail हो गई, उसको ज़रूरत है, so if some family member or some close person or somebody who has died and who wants to donate the kidney or something, then that person may choose to donate kidney. एक kidney वो donate कर सकता है in that case, so the patient can survive on 1 kidney also. So donor जो है वो उससे ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव. ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि अगर क्लोज रिलेटिव है तो उसके शरीर की बनावट सिमिलर होगी, उसका डीएनए में भी काफ़ी सारा सिमिलरिटी होगा, तो उसके बॉडी से रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे. ठीक है, रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट के चांसेस कम होने चाहिए. लास्ट इज रीनल कैलकुलस, जिसको आप लोग सीधी सादी भाषा में बोलते हो किडनी स्टोन. क्या बोलते हो? अगेन उसका बायोलॉजिकल हाइफंडू वर्ड है रीनल कैलकुलस. व्हाट आर दे आर क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सलेट्स, मेनली कैल्शियम ऑक्सलेट. क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बना हुआ किडनी स्टोन होता है. एंड लास्ट कंडीशन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. द वर्ड आइटिस इटसेल्फ, आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम से पता चल गया, ग्लोमेरुलस का स्वेलिंग, यानी आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन. सूजन हो जाएगी ग्लोमेरुलस में तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं होगा और ऑब्वियसली यूरिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा. सीधी बात है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर ग्लोमेरुलस में सूजन हो गई ना तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखने लगते हैं इन द यूरिन. क्या दिखने लगता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखते हैं. इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटीन्यूरिया. क्या कहते हैं? प्रोटीन्यूरिया. तो अगर आप डॉक्टर हो और आप देखते हो कि पेशेंट को प्रोटीन्यूरिया, तो यू कैन सस्पेक्ट कि या तो पेशेंट को सिवियर हाइपरटेंशन प्रॉब्लम है, यानी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यानी ग्लोमेरुलस में सूजन हो गई, तो जो पोर्स छोटे छोटे थे जिसके थ्रू प्रोटीन पास नहीं होना चाहिए था, अब वो पोर खुल गए और प्रोटीन पास होने लग गया, तो प्रोटीन यूरिन में आ रहा है. So it's an indication that the patient may be suffering from glomerulonephritis. So that finishes off your topic. Let's finish it here.